कार आज टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थी। मेरा मन था कि मैं आज लाइव आ जाऊं, यदि भी तबीयत पूरी कंप्लीट सही नहीं थी। उसके बाद छोटा सा सेशन आज 8वें टेस्ट को लेकर अपन लोग करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी थीम है, योर जर्नी फोकस ऑन दिस डायरेक्शन नॉट ए। ये मैंने पहले भी आपके साथ चर्चा की है कि स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो अब रिट के 15 दिन 13 दिन बचे हैं उसमें स्पेशली आप ये देखिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न आते हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से देखना है, बाकी चीज़ों को छोड़ देना है। कोई लोड नहीं लेना है। जो चीजें इजी रूप में रिवाइज की जा सकती हैं उन चीजों को रिवाइज कीजिए, बाकी चीजों को छोड़िए। आज मोटिवेशन पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ये ऑब्जेक्टिव वाली नई वाली जो बुक आई है उसको लेकर बच्चे बहुत बार पूछ रहे थे कि सर ये किसके लिए है। तो आप ये कि कोई भी भर्ती की प्रिपरेशन कर लो, आपको अलग अलग बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़े। उसमें इंडेक्स में पूरा बना रखा है। जो ग्रेड फर्स्ट का पढ़ना चाहता हो केवल ग्रेड फर्स्ट वाले टॉपिक पढ़े, ग्रेड सेकंड थर्ड ग्रेड रेट वाला सिर्फ ग्रेड सेकंड रेट के पढ़े। छोटी सी किताब है, अलग अलग किताब पढ़ने के बजाय किताब आपकी डेस्क बुक पे होनी चाहिए। तो मुझे लगता है इसके बाद देखने की कोई जरूरत नहीं है। आज 8वां टेस्ट आपका है और एनसीईआरटी का मैं मोटिवेशन टॉपिक कंप्लीटली करवा रहा हूं आप लोगों को। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मोटिवेशन को आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। प्लस आउटकम्स ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के प्रतिफल मैं समझा दूंगा। इन दोनों बिंदुओं को समझ लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिएगा। अभिप्रेरणा नहीं है, अभिप्रेरणा नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। यूनानी शब्द मोवियर से मिलकर बना है, क्या सही है ये? आंतरिक अवस्था जो आवश्यकता से प्रारंभ होती है, बी ऑप्शन। प्रेरणात्मक व्यवहार जो चयनात्मक और लक्ष्य निर्देशित होता है। अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहता है। देखो इसमें 4 चीजें आपको स्पेशली समझनी है। यूनानी शब्द मोवियर से बना है, ये गलत हो गया, क्योंकि मोवियर शब्द होता यूनानी से नहीं होता, वो लेटिन शब्द से होता है। और ये 2 वर्ड हैं, मूवर और मोवियर, और जिसका मतलब होता है टू मूव यानी गति करना। यानी जो व्यवहार आपके जीवन में गति प्रदान करेगा वो क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। एक ही प्रश्न बहुत बार आता है, अभिप्रेरणा कौन सी अवस्था है? ये आपकी इंटरनल स्टेज है और ये आवश्यकता से प्रारंभ होता है। याद रखना, किससे प्रारंभ होगा? ये नीड से प्रारंभ होता है। विदाउट नीड मोटिवेशन प्रारंभ नहीं होता। आवश्यकता की पहली कंडीशन है, मोटिवेशन की पहली कंडीशन है आवश्यकता। अधिगम की पहली कंडीशन है अभिप्रेरणा। वैसे अभिप्रेरणा की पहली कंडीशन आवश्यकता। आवश्यकता होगी तो तुम अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। प्रेरणात्मक व्यवहार चयनात्मक और लक्ष्य निर्देशित। चयनात्मक का मतलब सेलेक्टिव। जब आप मोटिवेशन आपके अंतर्गत आता है तो आप वही क्रियाएं करते हो जो आपको लक्ष्य को लेके जाएंगी। वही किताबें पढ़ोगे, लास्ट 13 दिन में क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक ऐसे जहां से प्रश्न आते हैं, एनईपी 2020 में से कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ 2005 में से क्या पढ़ना है। सेलेक्टिव चीजें करोगे, अनावश्यक टाइम खराब नहीं करोगे, कहीं भी नहीं करोगे, याद रखना। और लक्ष्य निर्देशित यानी आप गोल ओरिएंटेड पढ़ेंगे। अभिप्रेरित व्यवहार जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक रुकता नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पे ए ऑप्शन गलत था, बाकी सबके सब सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिएगा। अभिप्रेरणात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र मोटिवेशन सर्किल में शामिल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है और आप सबको याद होना चाहिए कि अभिप्रेरणात्मक चक्र होता क्या है, मोटिवेशन सर्किल होता क्या है। तो देखो, अभिप्रेरणात्मक चक्र का जो कॉन्सेप्ट है वो हिलगार्ड ने दिया था, जिसको अपन बोलते हैं एम बराबर एन प्लस डी प्लस आई। ये हिलगार्ड द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट था, इसको याद रखिएगा। और इसमें बहुत प्रश्न आते हैं। आवश्यकता शामिल है इसमें, ड्राइव शामिल है, प्रोत्साहन या लक्ष्य शामिल है, संतुलित दशा या उद्वेलन की कमी ये शामिल है या नहीं है। तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा गलत है। ए बी सी डी, बताएं कौन सा आंसर आ रहा है। डी आ रहा है, सी आ रहा है। 3 नंबर भी कर रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। देखो 2 चीजें समझना यहां पे मोटिवेशन सर्किल के अंतर्गत। मैं आपको बता दूं कि मोटिवेशन जो सर्किल होता है, विप्रेरणात्मक चक्र, वो यूं होता है। सबसे पहले होता है नीड यानी आवश्यकता पैदा होती है। आवश्यकता जिससे प्रेरित होकर, मान लीजिए आप भूखे हैं और भोजन आपकी आवश्यकता है, तो आपके लिए अभिप्रेरणा क्या होगी? आपकी जो आवश्यकता होगी वो क्या होगी? भोजन होगी। जैसे ही भोजन उत्पन्न होगी उसके बाद आता है ड्राइव। ड्राइव जिसको आप बोलते हैं प्रनोद, अंतर्नोद, चालक बोलते हैं। वह कारक जो आपको क्रिया या कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसको अपन चालक बोलते हैं। यानी जो सीखने की इच्छा पैदा करता है उसको अपन चालक बोलते हैं। और इसी से आपके अंतर्गत एक तनाव पैदा होता है, उसी तनाव को बोलते हैं उद्वेलन। उद्वेलन जो वर्ड है ना, एनसीईआरटी का शब्द है, पूरा एनसीईआरटी का टॉपिक है। एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी मोटिवेशन टॉपिक और आउटकम्स ऑफ लर्निंग, इसके अलावा कुछ नहीं देखना आपको। फिर आता है जैसे ड्राइव आएगा उसके बाद तनाव आपके अंतर्गत पैदा होगा, तनाव से आपका लक्ष्य प्रेरित व्यवहार होगा। और यहां पे आपका आता है संतुलित दशा यानी इंसेंटिव, यानी कि उत्तेजन। आपका जो उत्तेजन है वो इसके अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? उत्तेजन एक प्रकार से बोलेंगे, आपका उद्दीपन बोलेंगे इसको, इंसेंटिव। ठीक है, ये आता है जब आपका चालक जो है जिसको संतुष्ट करता है उसको अपन बोलते हैं उद्दीपन। भोजन आवश्यकता है, ठीक है, भूख आपका चालक है। और जैसे मान लीजिए आपको भोजन मिल गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे? आपका इंसेंटिव बोलेंगे। और जैसे इंसेंटिव मिल जाता है तो आपकी स्थिति आती है संतुलित दशा। कौन सी आती है? संतुलित दशा। यानी आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाना संतुलित दशा है। और लक्ष्य की प्राप्ति होते ही आपकी विप्रेरणा की प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जाती है। तो ये मोटिवेशन सर्किल अपने दिमाग में रखना। इसमें पहला चक्र आवश्यकता होता है और अंतिम चक्र हमेशा संतुलित स्थिति आ जाएगी, यानी वो उद्दीपन प्रोत्साहन के बाद आती है। और ये मोटिवेशन सर्किल किसने दिया था? हिलगार्ड ने। पूरा का पूरा याद रखिएगा। तो ये चारों जो है वो शामिल है, इसलिए गलत है, इसमें से कोई गलत नहीं है। मनोसामाजिक अभिप्रेरक नहीं है।
पहली बात ये समझना सर मनोसामाजिक अभिप्रेरक क्या है। देखो दो प्रेरक होते हैं जिसको अपन एक तो बोलते हैं जैविक प्रेरक। जैविक का मतलब है बायोलॉजिकल प्रेरक होते हैं, और मनोसामाजिक जो प्रेरक होता है इसका मतलब होता है जो वातावरण के साथ आप अंतः क्रिया करके जो प्रेरक प्राप्त करते हो उसको अपन बोलते हैं मनोसामाजिक प्रेरक, जिसमें उपलब्धि भी आ गया, जिसमें आपका जितनी भी जिज्ञासा भी जिसमें आ गई, रिलेशनशिप आ गया, आक्रामकता आ गया, ये सब जो प्रेरक होते हैं, रिलेशनशिप, प्रेम, ये सब जो है आपके क्या है, ये आपके मनोसामाजिक प्रेरक होते हैं। और जो जैविक प्रेरक होते हैं इनका संबंध होता है आपके शारीरिक तंत्र से, जो आपकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वो क्या होते हैं, जैविक बायोलॉजिकल प्रेरक होते हैं। तो यहां पे कौन सा नहीं है, उपलब्धि और संबंध, ये मनोसामाजिक है, एकदम सही है। शक्ति और जिज्ञासा ये भी मनोसामाजिक है, ये भी दोनों अर्जित है, याद रखना। प्यास तथा काम प्रेरक ये आपके बायोलॉजिकल है, आपके शरीर से रिलेवेंट है। मैंने क्या कहा, जैविक प्रेरक जो होता है वो क्या होता है, शरीर से रिलेवेंट होता है। अन्वेषण और आत्मसिद्धि ये भी क्या है, मनोसामाजिक प्रेरक है। खोज करना और जीवन में संपूर्णता की ओर बढ़ना, इसको आत्मसिद्धि बोलते हैं। तो यहां पे आंसर गलत क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि तीसरा। अगला प्रश्न देखना, उपलब्धि प्रेरक है। अचीवमेंट मोटिवेशन एक मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है, और अचीवमेंट मोटिवेशन की जो चर्चा की थी वो की थी मैककिलेंड और एटकिंसन, लिख लेना है। मैककिलेंड और एटकिंसन पहले आदमी थे जिन्होंने मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन दिया था 1961 में। और उपलब्धि प्रेरक का मतलब होता है कि आपके सामने परिस्थितियां बड़ी चुनौतीपूर्ण हैं, कठिन परिस्थितियां हैं, फिर भी आप में लक्ष्य प्राप्त करने का जो भाव है इसको अपन बोलते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन। आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा, जिंदगी में चाहे कोई साथ नहीं दे लेकिन फिर भी मुझे उन चीजों को प्राप्त करना है, इसका मतलब आप में अचीवमेंट मोटिवेशन। उत्कृष्टता के मानदंड को प्राप्त करने की आवश्यकता, पहला बिंदु, उत्कृष्टता का मानदंड मानते हो कि मुझे वहां तक पहुंचना है सर, तो मैं पहुंचूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, कोई नहीं रोक सकता। अचीवमेंट मोटिवेशन जिस बच्चे ने अपने अंदर क्रिएट कर लिया, और सबसे बड़ी बात है ये अर्जित है, जन्मजात नहीं है, कोई भी बच्चा इसको सीख सकता है। वो बच्चा फिर शिकायतें नहीं करेगा, वो फिर बहाने नहीं बनाएगा, वो फिर प्रॉब्लम्स की बात ही नहीं करेगा। मध्यम कठिनाई तथा चुनौती वाले कार्य करना, वो कार्य करेगा। डिफिकल्टी का मतलब ये नहीं कि तुम कुएं में जाके कूद जाओ, नहीं भाई, मैं ये काम कर सकता हूं सर, मैं पढ़ाई कर सकता हूं, ये नॉर्मल है, मैं यहाँ पे जो भी परेशानी आएंगी उनको झेल लूंगा। वो कार्य करेगा जहां चुनौती भी है, लेकिन कठिनाई कौन सी है, उच्चतम कठिनाई नहीं है, मध्यम कठिनाई। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट है। स्वयं के निष्पादन के बारे में जानकारी नहीं रखना, ये एकदम से गलत है, याद रखना। उपलब्धि प्रेरक जिन बच्चों में पाया जाता है वो हमेशा अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं कि मैं असफल हुआ हूं तो जिम्मेदार मैं हूं। रीट का पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ इसका मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने टॉपिक किए ढंग से नहीं पढ़े। हमेशा अपने कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं लेगा वो, इसका मतलब उसमें अचीवमेंट मोटिवेशन है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो गलत है, याद रखना। इनमें लचीलेपन की विशेषता पाई जाती है, 100% सही है। परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपनी रणनीति में बदलाव ले आएंगे। आज से 2 महीने पहले तुम जो पढ़ रहे थे तुम हर चीज पढ़ रहे थे, लेकिन जब रीट के 12 दिन 13 दिन बचे और उस समय इनको लगता है कि यार ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कि साइकोलॉजी में जो है ये पार्ट यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा आएंगे तो इसको अच्छे से पढ़ लूं, टीचिंग मेथड में मैं ओल्ड पीवाईक्यू देख लूं बस, ठीक है, और अपना सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत जो आरबीसी बोर्ड की एनसीईआरटी की जो अपनी किताबें 6ठी 7वीं 8वीं उनमें जो मुख्य मुख्य बिंदु उनको देख लूं। मतलब समय के अकॉर्डिंग बदलाव ले आना, फ्लेक्सिबिलिटी, ये अचीवमेंट मोटिवेशन की विशेषता है। इसको एनएसीएच मोटिवेशन भी कहा जाता है, किसको, अचीवमेंट मोटिवेशन को। तो इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे कौन सा गलत है, सही कौन सा है, एबीडी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी एबीडी। कहां पे, ये वाला, ये ये अच्छा, ये तो पहले ही कर देता है यार। हाँ आगे देखना, मेश्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। मेश्लो का आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे पहली आवश्यकता क्या है, देखो एनसीईआरटी के अंतर्गत पूरे 1.5 पेज का मैटर दे रखा है अब्राहम मेश्लो पे। मोटिवेशन वैसे जब ग्रेड 2 के अकॉर्डिंग और सबके अकॉर्डिंग पढ़ते हो तब तो आपको हर सिद्धांत पढ़ना पड़ता है, लेकिन चूंकि रीट का पेपर जो होता है वो पूरा आरबीसी बोर्ड या एनसीईआरटी की किताबों बेस पे होता है, लगभग साइकोलॉजी सीडीपी में, तो अपन यदि लास्ट टाइम में पढ़ रहे हैं तो अपने को फिर एक्स्ट्रा चीजें आपको नहीं पढ़नी, याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि मुझे बोलने में बहुत दिक्कत है, बट फिर मैंने सोचा कि चलो आज आपसे मुलाकात हो जाएगी इसलिए क्लास ले रहा हूँ, कल से थोड़ा सा रिलीफ रहेगा तो कल भी अपन रखेंगे अगले टेस्ट की क्लास। मेश्लो का आवश्यकता पदानुक्रम जो था इसने पिरामिड बनाया था, ठीक है, इसकी किताब थी पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन, ठीक है, तो 1954 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इसने पिरामिड में देखा कि सबसे जो नीचा ना वो होता है शारीरिक आवश्यकताएं, ये सबसे पहली नीड है, याद रखना। पहली आवश्यकता पूछेगा तो भी शारीरिक करना, और सबसे निम्न स्तरीय पूछेगा तो भी शारीरिक करना है। जैसे शारीरिक आता है उसके बाद जो आती है वो आती है सुरक्षा की आवश्यकता, सेल्फ, जैसे आप बैंक में पैसे जमा करवाते हो, जीवन बीमा करवाते हो, मकान बनाते हो, सब आपकी सेफ्टी नीड है। उसके बाद आता है प्रेम या स्नेह, यानी कि आपकी सामाजिक आवश्यकता, ये सुरक्षा के बाद आती है। उसके बाद आता है सम्मान, यानी इसको अपन स्टीम नीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीम नीड। जैसे आप सबका मन होता है कि सर हमें वैल्यू मिले, अपने घर में, बाहर कहीं भी प्रोग्राम में जाएं तो एक वैल्यू मिले। मैं तो कई बार बच्चों को बोलता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में तो स्पेशली बोलता हूँ, जिंदगी में जब तक आइडेंटिटी नहीं बन जाए ना तब तक ब्याह शादी में मत जाया करो। शर्म वाली बात होती है। लोग जब आप ब्याह शादी में जाते हो ना, खाते आपको, पीड़ा लोगों को होती है। गुलाब जामुन मुंह में ले लो, लोग देखते हैं इसको कैसे भरा है, मतलब आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है साहब, जहां वहां आपकी वैल्यू नहीं होती है। लोग आपको दया भरी नजरों से देखने लग जाते हैं। कोशिश करें जिंदगी में जब तक कुछ नहीं बन जाए ना
तब तक ये एक प्रेशर बना है। मैंने तो इसको यूज किया था कि यार मैं बनूंगा तब जाऊंगा, वरना यार लोग पूछते हैं क्या कर रहा है, अब क्या जवाब दोगे आप? जिम में आए थे, पूरा मूड खराब हो, क्या कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, क्या उपलब्धि क्या आपके पास? तो सम्मान जो है ना वो आपको ये प्रेरित करता है कि लाइफ में कुछ ऐसा करो कि लोग आपकी वैल्यू करना शुरू करें, लोग आपको जबरदस्ती बुला के लेके जाए। जैसे मेरे लिए होता है कि सर आना ही है, शादी में आना ही है, और मैं बेरोजगार होता तो कोई नहीं पूछता साहब, आइडेंटिटी आपकी नहीं है तो कोई नहीं पूछता है। तो सेल्फ स्टीम नीड ये होता है। सबसे ऊपर होता है आत्मसिद्धि, ये जो आवश्यकता है सबसे ऊपर होती है सेल्फ एक्वालाइजेशन। जीवन में संपूर्ण संभाव्यता की जो चीजें आपके अंदर हैं उनको पूरा प्राप्त करना, जैसे आध्यात्मिकता के लेवल पे पहुंच जाना, सौंदर्यता के लेवल पे पहुंच जाना, ये सुंदरता वाली आवश्यकता जो सबसे सर्वोच्च लेवल पे है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसमें व्यक्ति क्रिएटिव हो जाता है, सृजनात्मक हो जाता है, स्वतः स्फूर्त हो जाता है। ये सबसे सर्वोच्च लेवल है। यदि इसने आपको प्राप्त कर लिया तो आपका जीवन सफल है। तो सबसे पहली आवश्यकता पूछेगा या सबसे निम्न स्तरीय आवश्यकता पूछेगा तो आपको याद रखना कौन सा करना है, शारीरिक आवश्यकता करना है, और सबसे श्रेष्ठ आवश्यकता पूछेगा तो आपको क्या करना है, आत्मसिद्धि करना है। दोनों चीजें याद रखिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन शरीर क्रियात्मक आवश्यकता। ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देख के जाना। अगला प्रश्न देखिएगा, अभिप्रेरणात्मक द्वंद्व का वह प्रकार। देखो कॉन्फ्लिक्ट पे आप रीट के जितने पेपर उठा के देखना, जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये द्वंद्व वर्ड, इसमें बहुत प्रश्न आए, तो इसको थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, एक हिंट दे रहा हूं मैं आपको। वह प्रकार जो बच्चा मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है किंतु उसका मासिक भुगतान नहीं देना चाहता, कि मेरा मन है कि मोटरसाइकिल तो खरीद लूं, गाड़ी तो खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास भाई मंथली जो ये किस्त आएंगे ना वो नहीं देना चाहता। मोटापा है किंतु भोजन करना चाहता है, मोटा है, अब मोटा है तो मतलब भोजन तो कम करना पड़ेगा, भोजन छोड़ना पड़ेगा, लेकिन करना भी चाहता हूं, मोटापा भी ये टेंशन हो रही है। मतलब एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। एक पॉजिटिव है और क्या है, एक नेगेटिव है। दोनों चीजें कभी साथ में नहीं हो सकती। मैं पढ़ना भी चाहता हूं और मजे भी लेना चाहता हूं। बेटा मजे लेने के लिए बाद में डे, ये तुम लोगों के लिए नहीं बने हैं। तुम लोग ये भ्रम में मत जीना कि सर आज प्रॉमिस डे कर लिया, आज हग डे बना लिया, आज सर किस डे भी पूरा कर लिया, ठीक है, और चॉकलेट डे भी कर लिया, और सर कल वैलेंटाइन डे भी पूरा करने वाले हैं। बेटा ये और लोग हैं उनके लिए बने, तुम लोगों के लिए बने हैं केवल एक ही डे, और वो है तुम्हारे लिए स्टडी डे, वो है तुम्हारे लिए समर्पण डे, वो है तुम्हारे लिए त्याग के डे, वो है तुम्हारे लिए अपने सपनों को ड्रीम्स डे। बाकी तुम्हारे लिए कोई डे बना ही नहीं है। याद रखना ये डे है ना, इनको बनाने के चक्कर में ऊर्जा खराब होने लग जाती है। मैं बुरा नहीं कर रहा, आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन ऊर्जा को बंटने मत दीजिए। कहीं ये किस के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी का जो ओरिजिनल किस होगा ना वो पता नहीं कोई और ले जाएगा, भटकते फिरना। फिर बेटर ये है कि अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए इस ड्रीम डे को बनाने में। समझ गए आप? तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये है कि सर ये भी कर लूं वो भी कर लूं। नहीं यार, मुझे एक बार ढंग से ये चीज करनी है, एक बार अपने सपनों के लिए जीना है बस। हर डे फिर अपने आप बना लूंगा, और फिर लोग इतने डे बनाने के लिए आएंगे, आपको खुद को इतने ऑफर आएंगे, समझ में नहीं आएगा कौन सा डे किस कहां बनाऊं। तो ये चीजें समझ गए ना आप, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उलझ जाना, ये करूं कि मैं वो करूं। तो यहां जो मैंने उदाहरण दिया इसका मतलब क्या है, इस उदाहरण में क्या क्लियर हो रहा है? इस उदाहरण में क्लियर हो रहा है कि एक पॉजिटिव नेगेटिव है। मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं लेकिन पैसे देना नहीं चाहता, मैं लड़ना तो चाहता, मैं मरना नहीं चाहता लेकिन मैं कार चलाना नहीं चाहता। एक सैनिक युद्ध में कह रहा है, तो वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है कि यार मैं पढ़ना नहीं चाहता लेकिन मैं फेल भी नहीं होना चाहता। तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो यहां जो कॉन्फ्लिक्ट होगा याद रखना वो कौन सा होगा, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच में दोनों पॉजिटिव होते हैं, मुझे वहां भी जाना है वहां भी जाना है, दोनों सकारात्मक है। अवोइडेंस में क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, जिसको परिहार बोलते हैं, मतलब दोनों नेगेटिव होते हैं। अवोइडेंस में, अप्रोच में एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां जो ऑप्शन है ना उसमें एक पॉजिटिव नेगेटिव है। एनसीईआरटी का सेम एग्जांपल है, याद रखना कि हो सकता है सेम टू सेम आ जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखना, सुमेलित है कुंठा आक्रामकता की परिकल्पना। ये एनसीईआरटी का बिंदु इसलिए देख के जाना, मैं जो करवा रहा हूं ना ये टेस्ट सीरीज, आपने इसको ढंग से फॉलो कर लिया, आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। याद करोगे धीर सिंह सर ने बहुत शॉर्ट चीजों में बहुत कुछ करवा दिया। कुंठा आक्रामकता की परिकल्पना किसने दी थी, डोनाल्ड मिलर ने दी थी। ये कहते हैं कि कुंठा का जो रीजन होता है, फ्रस्ट्रेशन का रीजन होता है, उसके पीछे आक्रामकता है। नहीं, आक्रामक व्यवहार जो होगा ना वो तभी होगा जब आप में क्या होगी, कुंठा होगी। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत वॉल्स और कॉफमैन ने दिया, एकदम सही। अभिप्रेरणा के 7 सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल, मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड, चालक न्यूनता सीएल हल, उद्दीपक अनुक्रिया व्यवहारवादी, पांचवा आत्मसिद्धि का सिद्धांत आपका मेशलो, ठीक है, प्रोत्साहन का सिद्धांत वॉल्स कॉफमैन, ठीक है, और शरीर क्रिया सिद्धांत मॉर्गन, ए बी आपका देखो दिमाग से निकल रहा है यार, ठीक है, आरोग्य घटक और आपका संतुष्टि घटक वाला, हजबर्ग वाला, ठीक है। तो ये 8-10 सिद्धांत है, इनको ढंग से देख जाना इंपॉर्टेंट है। चालक न्यूनता का सिद्धांत मैकडूगल ने नहीं दिया था, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था, और जो शरीर क्रिया का सिद्धांत था वो मॉर्गन ने दिया था कि मोटिवेशन बाहर नहीं है, मोटिवेशन आपके अंदर है। आपका तो ना कई बार गुरुजी मोटिवेट करो, मोटिवेशन बाहर नहीं है, आपके अंदर है। आप जिस दिन अपनी आवश्यकताओं को जगा लोगे ना, उस दिन आपको मेरे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो सुमेलित है वो एक तो सही है, 2 भी सही है, डी भी सही है, यहाँ पे सी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन ए बी डी, है ना, वेरी गुड, ए बी डी, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा तीसरा।
निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है? देखो मोटिवेशन पे जो प्रश्न आता है ना, वो लगभग प्रश्न देखो जो आज मैं बिंदु करवा रहा हूं उन्हीं में से प्रश्न आएगा। पूरा टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा कि सर ये चीजें देख के जानी है। मोटिवेशन के आंतरिक और बाह्य प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंतरिक प्रेरणा क्या होती है और बाह्य क्या होती है? सिंपल सी बात याद रखनी। यहां प्रश्न पूछ रहा है बाह्य प्रेरणा का उदाहरण क्या है, तो इनमें से बाह्य मोटिवेशन क्या है? उपलब्धि की आवश्यकता, अचीवमेंट आपका विषय याद रखना, किसी दूसरे का विषय नहीं है। एक बच्चा रेट परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, कौन सी प्रेरणा है? आंतरिक है, ये उसकी उपलब्धि है। एक बच्चा पापा के कहने पर रीट की तैयारी कर रहा है, एक बच्चा धीर सिंह सर के कहने पर पुरस्कार पाने के लिए की तैयारी कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? बाह्य। जहां आप बिना किसी दबाव के कर रहे हो, अचीवमेंट के लिए कर रहे हो, इसका मतलब इंटरनल है, याद रखना। तो उपलब्धि की आवश्यकता इंटरनल होती है। आकांक्षा स्तर, यार मेरा मन है सर कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं, मेरा मन है कि रीट के मैं 120 स्कोर करूं, मेरा मन है कि मैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट बनूं। ये आपका एस्पायरेशन लेवल है, ये आपसे रिलेवेंट है, किसी और से रिलेवेंट नहीं है। तो आकांक्षा हमेशा क्या होता है? इंटरनल होता है। चिंता, सर चिंता हो रही है, पापा को बहुत बुरी स्थिति में देखा सर, पापा ने बहुत स्ट्रगल किया सर, मैं उनके स्ट्रगल को जानता हूं सर, उन्होंने अपनी जिंदगी को जिया ही नहीं सर, वो कभी बाहर नहीं जा पाए सर शहर से, वो कभी अच्छे कपड़े पहन नहीं पाए सर, मेरा मन है सर, मुझे टेंशन हो रही है मेरे पापा को देखकर कि मैं बनूंगा सर। टेंशन इस बात की है, तो टेंशन इंटरनल है, याद रखना, बाह्य नहीं है, ये आपका है तनाव। पुरस्कार, गुरुजी मैं यदि मास्टर बन गो तो एक बढ़िया सी मास्टर नहीं मिल जैसी, नौकरी लागेड़ी मिल जैसी, बढ़िया दहेज मिल सी, मौज करशा, यो पुरस्कार है। बढ़िया मास्टर नहीं मिल सी, ओ पुरस्कार हो, यू बाह्य मोटिवेशन हो, याद रखो। इंटरनल मोटिवेशन है रुचि, आनंद, मेरी जन्मजात जैविक जितनी भी क्रियाएं, भूख प्यास काम नींद मलमूत्र त्याग सफलता की इच्छा प्रेम श्रद्धा, ठीक है, ये इंटरनल मोटिवेशन है। और प्रशंसा पुरस्कार दंड प्रतिस्पर्धा परिणाम, ये जो भी आ जाएंगे वहां बाह्य मोटिवेशन आ जाएगा। सिंपल सा याद रखना। टीचिंग मेथड की क्लास ले आऊंगा बेटा, ओल्ड पीवाईक्यू बेस, उसमें करवा दूंगा, ठीक है ना। मैं 20 तारीख के आसपास टीचिंग मेथड की क्लास लेके आपको टीचिंग मेथड करवा दूंगा, मस्त रहो आप, और ऐसा समझा दूंगा कि उसमें से बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे। यहां आंसर कौन सा है? डी हो जाएगा। टीचिंग मेथड समझा दूंगा मैं आपको। कक्षा अधिगम में विप्रेरणा की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? आया हुआ प्रश्न आपके रिट में, मैंने इस प्रश्न को इसलिए लिया कि ये प्रश्न आपको शायद उलझा सकता है, समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया। कक्षा अधिगम क्लासरूम मान के चलिए, जैसे धीर सिंह सर आपको पढ़ा रहे हैं और आप मेरे सामने बैठे हैं, वहां मोटिवेशन की भूमिका क्या नहीं होगी? तो सिंपल सी बात समझो, मोटिवेशन की भूमिका क्या है क्लास में? रुचि उत्पन्न करना, ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, आपके व्यवहार में परिवर्तन करना, आपके अधिगम की गति को तेज कर देना, आप में सामाजिक मानसिक गुणों का विकास करना, सीखने की क्रियाओं को चयनात्मक बनाना, ये मोटिवेशन की भूमिका होती है क्लासरूम में। तो ये जो मैंने लाइन बोली है, ये भी नोट कर लेना, इनसे प्रश्न बहुत आता है। सीखने की गति 2 गुना हो जाती है मोटिवेशन की वजह से। अब यहां देखना, प्रगति व परिणाम का ज्ञान संबंधित है। मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं कहूंगा हाँ भाई धीरज बेटा तुमने जो प्रश्न का आंसर दिया वो सही दिया, वेरी गुड, ठीक है। मुकेश कुमार तुमने प्रश्न का आंसर सही दिया, संतोष मीना तुमने सही दिया, ठीक है ना, देवदत्त यादव तुमने सही दिया। मैं तुम्हें ऐसे बोल रहा हूं तो तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, यार अच्छा सर ने मेरा नाम लिया है, वाह यार मजा आ गया, ठीक है ना, आपको पॉजिटिविटी आएगी ना। तो मैं आपको परिणाम से अवगत करा रहा हूं कि तुमने सही रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। तो ये क्लासरूम से रिलेवेंट है। प्रशंसा आलोचना, मैं कह दूंगा अरे यार अनुपा यादव क्या कर रही है बेटा, ऐसे कोई लिखते हैं क्या? सी को इतनी बार लिखते हैं क्या? एक बार लिख देती, ठीक है। अरे सरोज रणवा क्या कर रहा है, पूजा रावत क्या कर रही है, दया शर्मा क्या कर रहा है, अरे विष्णु गुजर क्या कर रहा है ना, लोकेश सावरिया एक राइट से लगा रही है। मतलब मैं जो बोलूंगा आपको पॉजिटिव बोलूंगा या नेगेटिव बोलूंगा, आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, सर ने ऐसे क्यों बोला, हमें भी अच्छा बोल सकते थे, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या है, क्लासरूम से रिलेवेंट है। अंतर्व्यक्तिक समायोजन, अंतर्व्यक्तिक समायोजन मतलब समझ रहे हो, मेरा दूसरे लोगों के साथ एडजस्टमेंट, दूसरे लोगों के साथ एडजस्टमेंट क्लासरूम इज मोस्ट नॉट इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो आप दूसरे लोगों के साथ क्या दोस्ती रखते हो, दूसरे साथ क्या प्रेम संबंध है आपके, किसके साथ आप हक डे मना रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, वो क्लास में मोटिवेशन की भूमिका नहीं है, वो एक सामाजिक कारक है, अंतर्व्यक्तिक समायोजन। इसलिए सी जो ऑप्शन है वो क्या है, यहां पे गलत है। आकांक्षा स्तर आपका है, यार आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, सर मुझे बनना है। मैं क्लास में आज भी ऑफलाइन जयपुर वाले बैच में बोल रहा था, जिन बच्चों के मन में से ललक होगी ना कि सर पढ़ने आए हैं और आपसे सीख के जाएंगे, ये आकांक्षा स्तर है। एक होता है इसे आगे सर पढ़ा दो सर, इसका मतलब आपके लाइफ में आगे बढ़ने के चांस नहीं है। एस्पायरेशन लेवल आपके क्लास में मोटिवेशन को बढ़ाता है। तो यहां पे सी ऑप्शन क्या है, गलत है। ओके, कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं? आप देखो मोटिवेशन के प्रश्न लगभग हो गए होंगे, 2-3 प्रश्न, एक प्रश्न हो सकता है। एक छोटा सा टॉपिक आपके डाल रखा है चौथी मिनट में, आउटकम्स ऑफ लर्निंग, समझ लो पहले। अधिगम का प्रतिफल सर क्या है, इसमें से क्या प्रश्न आते हैं? छोटी सी बात है, 2 मिनट में समझा रहा हूं, समझ आएगा। अधिगम का प्रतिफल का मतलब है, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया मोटिवेशन, और मोटिवेशन टॉपिक पढ़ने के बाद आपके व्यवहार में जो जो बदलाव आएंगे उनको बोलेंगे अधिगम का प्रतिफल। आपको थर्ड ग्रेड टीचर बनते ही सबसे पहले ये खूब सारे टेस्ट करवाने, अधिगम के प्रतिफल। आपके व्यवहार में जो भी बदलाव आएगा ना, वो अधिगम प्रतिफल है। सिंपल सा आंसर होगा इसका। एक प्रश्न आ सकता है, इसको अधिगम प्रक्रिया का परिणाम भी बोल दो, अधिगम का प्रतिफल ही बोल दो। जो व्यवहार में बदलाव आएगा अधिगम का प्रतिफल है। जो जन्मजात क्रियाएं होती हैं कभी अधिगम प्रतिफल में नहीं आती, हमेशा अधिगम प्रतिफल में अर्जित क्रिया आती है। ये लाइन जिसके समझ में आ गई उसका प्रश्न जिंदगी में गलत नहीं हो सकता। आपको 4 लाइन 4 पेज कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो लाइन बोली उसको माइंड में समझ लो। आउटकम्स ऑफ लर्निंग मतलब जो अर्जित व्यवहार है और सीखने के बाद होता है उसको बोलते हैं अधिगम प्रतिफल। बाकी आपका प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। आंसर देखना, अधिगम का परिणाम नहीं है। दृष्टिकोण, आपको मैंने पढ़ाया और आपके अंदर आया, सर ने मोटिवेशन पढ़ा दिया, यार मजा आ गया, पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया, मोटिवेशन तो समझ में आ गया। दृष्टिकोण बनता है अधिगम का परिणाम।
पॉजिटिव या नेगेटिव अभिवर्ती क्या होता है? अधिगम का परिणाम है, क्योंकि अर्जित क्रिया है। कौशल स्किल, आपने कोई चीज सीख ली क्लास के बाद, यार सर ने एक चीज बताई, जैसे मैं क्लासरूम में बताता हूं, भाई जिंदगी में कुछ भी नहीं मिला है ना, तो आप लोग पढ़े लिखे लोगों, दिमाग लगाना, एक ठेला भी लगाओगे ना पुचके बेचने का, गोलगप्पे बेचने का, तो भी जिंदगी में बहुत कुछ कर जाओगे, लेकिन उसमें ये चीजें करनी है। आपने कहा चीजें सर ने बताई, उस प्रकार से बिजनेस किया जा सकती है। स्किल आपने मेरे पढ़ाने के बाद सीखा, कौशल अर्जित व्यवहार है। अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट, आपको मोटिवेशन का मतलब समझ में आ गया, मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मोटिवेशन के प्रकार समझ में आ गए, अभी प्रेरणा चक्र समझ में आ गया। समझ में आ जाना सीखने के बाद आता है, बिना सीखे समझ में नहीं आता। तो अवधारणा क्या है? अधिगम का परिणाम। परिपक्वता, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी वो क्रिया है जो आप जीवन के साथ लेके आते हो, जो जन्मजात है, जिसको आप बाहर से नहीं सीखते हो, वो आपके साथ चल रहा है, इसलिए परिपक्वता कभी अधिगम का प्रतिफल नहीं हो सकती। तो आंसर क्या हो गया? डी। कितने बच्चों का सही था ये? कितने बच्चों ने किया डी? बहुत बढ़िया। अरे फाड़ दोगे परीक्षा को तो आप टेंशन मत लो। मेरे तबीयत 4-5 दिन 7 दिन 8 दिन से पीड़ा से गुजर रहा हूँ। आज भी मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि बोलना नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन फिर मैं सोचा कि कोई बात नहीं, बहुत लेट हो जाएगी, आप किससे मिलना जरूरी है, इसलिए आप टेंशन नहीं ले, मैं सब पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा। शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा, इसको देखो टाइप गलत हुआ है, इस ढंग से देख लेना। आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? इंटरनल मोटिवेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? किसी सजा को हटाने का प्रलोभन देकर। तो प्रलोभन हमेशा बाह्य मोटिवेशन में आता है। प्रलोभन दे दूंगा कि मैं यार ऐसा कर लोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये सब बाह्य मोटिवेशन होता है और ये जल्दी खत्म होता है। नकारात्मक पुनर्बलन देके, ठीक है ना, नकारात्मक, ठीक है, पुनर्बलन हमेशा किस में आता है? बाह्य में आता है। रिइंफोर्समेंट, पुरस्कार, दंड, पुनर्बलन, ये सब किस में आते हैं? बाह्य मोटिवेशन में। तो पुनर्बलन भी बाह्य मोटिवेशन है। इनाम और पुरस्कार देकर, इनाम और पुरस्कार भी क्या है? बाह्य मोटिवेशन है। सीखने का आनंद पैदा करके, आनंद से बड़ी कोई चीज नहीं है भाई। मैं तो आपको कई बार बोलता हूं, लाइब्रेरी में कई बार देखियो, जो लाइब्रेरी में थे, समझो ना कि लाइब्रेरी से लोग सिलेक्शन लेकर कुछ नहीं निकलते। लाइब्रेरी में हो या रूम पे हो, आपने देखा होगा मुंह लटके हुए से चेहरे, पढ़े हुए से चेहरे, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हैं किताबों। अरे ये पढ़ाई नहीं होती है। लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो ना तो बहुत रिलैक्स होकर पढ़ रहे हो, एक मस्ती के मूड में पढ़ रहे हो, मजा आ रहा है सर पढ़ने में। एक टेंशन में देखना, ये मेरे तरफ ऐसे क्यों कर दिया, मेरे ये क्यों कर दिया, ठीक है, मेरे पैर क्यों उड़ा दिया, ठीक है, ये क्यों हो गया, ठीक है, हर चीज में अजीब सा मुंह बना के रखते हैं। दुखी से चेहरे देखना आप, याद रखना वो मस्ती नहीं है, वो बाह्य प्रेशर है, और वो परिणाम में नहीं बदलता। परिणाम ये है, मुस्कुराते हुए लाइब्रेरी में घुसते हो, किताब पढ़ रहे हो, मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है, चैप्टर पूरा होने के बाद बहुत अच्छी खुशी मिल रही है, यार एक पॉजिटिविटी वाला, ये है आनंद। और जो आनंद को अपनी पढ़ाई का विषय बना लेगा ना, वो जिंदगी में बहुत ऊपर जाएगा, याद रखना। समझ गए आप? तो आनंद इंटरनल मोटिवेशन है, बाकी सब बाह्य मोटिवेशन। तो आंसर कौन सा होगा? डी। कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? अधिगम की प्रक्रिया मतलब आउटकम्स ऑफ लर्निंग। अधिगम की प्रक्रिया मतलब आउटकम्स ऑफ लर्निंग, याद रखना, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके रीट में कई बार आ चुका है और आता है ऐसा प्रश्न, तो इसको समझ लेना। प्रक्रिया नहीं है, आप अधिगम प्रतिफल में समझ जाओ। सीखने के बाद व्यवहार में परिवर्तन, जितनी मानसिक क्रियाएं हैं, चिंतन, समस्या समाधान, अभिवर्ती, अभिक्षमता, ठीक है, जितनी भी मानसिक क्रियाएं, आपकी सामाजिक क्रियाओं में समायोजन है, ठीक है, ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक परिवर्तन है, रुचि है, ठीक है, ये सब आपका आउटकम्स ऑफ लर्निंग है। लक्ष्य की प्राप्ति है, कौशल है, अवधारणाएं हैं, मानसिक क्रियाएं जितनी भी होंगी ना, वो सब अधिगम प्रतिफल में आएंगी। यहां आंसर क्या पूछ रहा है? अधिगम प्रक्रिया नहीं है। प्रतिबिंब, इमेजिनेशन, कोई चीज आपने समझी तो उसके दिमाग में प्रतिबिंब बनेगा, मतलब अधिगम प्रतिफल है। कॉन्सेप्ट बन जाना, प्रतिबिंब मतलब इमेज बन जाना। परिपक्वता भी हमने चर्चा कर ली, परिपक्वता हो नहीं सकता। लॉजिक, जब आप सीखोगे चीजों को समझ में आएगी तो फिर आप लॉजिक बात करोगे, चाहे वो आगमन की बात करो, चाहे निगमन की बात करो। और कल्पना, इमेजिनेशन, ये भी सीखने के बाद बनता है। सबसे उच्चतम मानसिक क्रिया, और रीट के सिलेबस में कल्पना को डाल भी रखा है। इसके प्रकार भी पढ़ के जाना, कल्पना पे थोड़ी चर्चा मैं कर लूंगा, ठीक है ना। मैकडूगल और जेम्स डेवर ने जो प्रकार बताया ना, प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन, छोटा सा टॉपिक है, इस रीट में अभी तक प्रश्न आया नहीं है, बट आ सकता है। कल्पना क्या है, कल्पना कौन सी प्रकार की उच्चतर मानसिक क्रिया, सबसे उच्चतर मानसिक क्रिया है। तो ये सब है, केवल आपका बी ऑप्शन यानी परिपक्वता जो है वो यहाँ पे क्या है? गलत है, ये अधिगम प्रतिफल में नहीं आता, बाकी सब अधिगम प्रक्रिया का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये आज का मोटिवेशन और अधिगम के प्रतिफल पूरा हो गया। कल रीट मेगा टेस्ट भी है, आप लोगों ने रीट मेगा टेस्ट ले लिया होगा, जो 5 टेस्टों की सीरीज हमारी सिर्फ 99 रुपीज में है, जिसमें आपके सब्जेक्ट के टेस्ट, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सबके टेस्ट हैं। तो कल उसका दूसरा टेस्ट है 14 फरवरी को, ठीक है। और उस टेस्ट में जो साइकोलॉजी के पेपर स्पेशली, वो आप ये देख लेना कि हर पेपर पूरा एकदम रीट पैटर्न को लेकर बेस बनाया हमने, पूरी कोशिश की है। सब्जेक्ट के पेपर में पूरी आरबीसी बोर्ड की किताबों का जो सार है वो डाला गया है। तो वो टेस्ट जरूर आराम से दीजिएगा और उनकी कमियों को नोट कीजिएगा, मुझे लगता है उनसे काफी फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे अपन नौवे टेस्ट के साथ। थैंक यू।